अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया को लेकर। म्यांमार की जो हुकूमत है उसको गिरा दिया गया है और मिलिट्री ने पूरे मुल्क के ऊपर ऐसे कह लें कि डिक्टेटरशिप जो है उसका आगाज़ हो चुका है। 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब म्यांमार की बात करते हैं तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि म्यांमार के जो मुसलमान हैं, जिसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं और वहाँ पर एथनिक क्लेंजिंग का जो है प्रोसेस था वो बहुत मरतबा हाईलाइट हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ना तो किसी मुस्लिम मुल्क की जानिब से आवाज़ उठाई जाती है और ना ही कोई मुस्लिम लीडर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करता है। तो हमारा कंसर्न जब इस तरह की बात की जाती है, म्यांमार की जब बात की जाती है, तो मुसलमानों का बीइंग पाकिस्तानी हमारा कंसर्न ये होता है कि वहाँ के मुसलमानों का क्या बनेगा। तो आज की वीडियो में ख़ास तौर पर बात करेंगे कि ये जो एक मिलिट्री रूल आया है, तो क्या इससे मुसलमानों की, जो वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो अवामिल हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि किस वजह से, किन इल्ज़ामात के तहत ये डिक्टेटरशिप का आगाज़ वहाँ पर हुआ है और मिलिट्री ने पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया है। इसके अलावा साथ में जो आंग सान सूची हैं, जो कि इससे पहले बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की कह लें कि मिसाल समझी जाती थी, रोशनी के तौर पर देखा जाता था, उनके बारे में बात करेंगे, जो कि इनफैक्ट डिफेक्टो रूलर भी थी वहाँ पर। और हाल ही में जो इंतखाबात हुए तो उन्होंने, उनकी पार्टी जिसका नाम NLD है, उसने ये इंतखाबात जीते। उसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, इनको गिरफ़्तार किया गया और अभी ये ज़ेर हिरासत हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में हुआ क्या। हुआ ये है कि 8 नवंबर 2020 को इंतखाबात होते हैं म्यांमार के अंदर और 2011 में, इससे पहले 2011 से पहले तक वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पर मिलिट्री रूल था। लेकिन 2011 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पर आम इंतखाबात हुए और उसके बाद वहाँ पर इंतखाबात में मिलिट्री रूल जो था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद 2015 में फॉर द फर्स्ट टाइम आंग सान सूची जो हैं ये इक़्तिदार में आती हैं और इन्होंने वहाँ का इक़्तिदार जो है वो संभालती हैं। इनकी पार्टी जो, जिसका नाम NLD है, वो इक़्तिदार में आती है और उसके बाद से ये ख़बरों में आना शुरू हुई और कहा ये जा रहा था और आलमी मीडिया के ऊपर या वैसे भी एनालिसिस ये किए जा रहे थे कि ये जब आई हैं, इनको पहले अमन का नोबेल प्राइज़ जो है वो भी दिया गया, ह्यूमन राइट्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये जब आएंगी तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उस तरह हुआ नहीं जिस तरह का इनके ऊपर इनसे तवक्को की जा रही थी। तो जो मौजूदा वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप कह लें या मिलिट्री लीडरशिप है, उसकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया। जब ये 8 नवंबर 2020 के इंतखाबात होते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये फ्रॉडेंट इलेक्शन है, यहाँ पर जो है वो धांधली की गई है और उन्होंने इन नताइज को कबूल करने से इनकार किया। टाइम टू टाइम जितने ये पिछले दिन गुजरे हैं, तब से लेकर वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी जानिब से इल्ज़ामात भी आयद किए गए और अगरचे तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक वो ये कहते नज़र आए, क्योंकि वहाँ पर स्पेकुलेशन ये चलना शुरू हो गई कि ये अब वहाँ पर डिक्टेटरशिप दोबारा से शुरू हो सकती है, दोबारा से ये तख्ता गिरा सकते हैं जो कि जमहूरी हुकूमत है उसका। लेकिन हुआ ये कि उनकी जानिब से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह की स्पेकुलेशंस हैं तो मिलिट्री लीडरशिप ने इसके ऊपर इनकार किया कि हम इस तरह का कुछ भी नहीं सोच रहे। जबकि मिन ऑन्ग जो कि आर्मी चीफ हैं, उनकी जानिब से आज सुबह, मतलब कि आज की सुबह पहले जो घंटे थे उनके दौरान ये ऐलान किया गया कि ये जो उन्होंने जो हुकूमत है उसको गिरा दिया है और साथ में उन्होंने कहा है कि अब तमाम लोग जो हैं वो नए कवानीन के तहत और 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान भी किया गया है। अब इन्होंने इल्ज़ाम जो आयद किया था वो था कि फ्रॉड इलेक्शन है, लेकिन इसका कोई सबूत फ्राहम नहीं कर सके। अब हुआ ये कि जैसे ही सुबह हुई मंडे की, तो उस वक्त जो आंग सान सूची थी उनको गिरफ़्तार किया गया, जो कि प्रेसिडेंट थे सदर विन मियांट
ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں اور اس کے بعد ابھی کے جو الیکشن جیتے ہیں NLD کی جانب سے، تو آنگ سان سوچی جو ہیں وہ میانمار کی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی تھی، تو انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا، اور اس سے پہلے بھی ان کا پریزیڈنٹ تھا۔ تو یہ اس کی ریزن یہ تھی کہ میانمار کا جو قانون ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی ایسا شخص یا ایسی خاتون وہاں کی پریزیڈنٹ بنے جس کا انٹرسٹ اپنے ملک کے اندر نہیں، کیونکہ ان کے جتنے بھی بچے ہیں آنگ سان سوچی کے، یہ بیرون ملک ہیں، تو قانون وہاں کا، آئین وہاں کا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ وہاں کی صدر بن سکیں۔ تو یہ 75 سالہ ہیں، تو انہوں نے، اور سمجھا یہ آتا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو رولر ہے، اس سے پہلے بھی اور ابھی 2020 کے جو نومبر میں انتخابات ہوئے تو اس کے بعد بھی یہ ڈیفیکٹو رولر سمجھی جا رہی تھی، اور تمام تر جو ایتھنک کلینزنگ اور روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات تھے ان کے پیچھے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو ایک طرف یہ صورتحال، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آنگ سان سوچی جو ہیں، جو کہ ایک ٹائم پہ پوری دنیا میں مثال کے طور پر سمجھا جاتا تھا کہ ہیومن رائٹس کے لیے اگر کوئی بہتر طریقے سے اگر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ جہاں پر پورے ملک میں جس کی ہسٹری 1948 سے، مطلب کہ برٹش رول کے بعد سے یہ رہی کہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی، تو ایسے میں ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرنے کے لیے اگر کوئی شخص تھا، اگر کوئی بندی تھی، تو وہ آنگ سان سوچی تھی۔ اور 1991 میں ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے لیے، اور یہ اس وقت ان کو دیا گیا جب یہ بذات خود وہاں پر قید میں تھی۔ اب پاسٹ کی بات کریں تو ان کے جو فادر ہیں آنگ سان، وہ جس طرح ہمارے ادھر پاکستان کی بات کریں تو ہمارے فادر آف دی نیشن قائد اعظم جو ہے محمد علی جناح، ان کو سمجھا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ادھر اسی طرح آنگ سان جو تھے وہ ان کے فریڈم فائٹر تھے، فریڈم انہوں نے دلوائی برٹش رول سے، اور ان کے فادر آف دی نیشن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1948 میں جب یہ آزاد ہوئے تو اس کے تقریباً بعد میں 2 سال کے بعد ان کے آنگ سان جو ہے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی یہ تقریباً 2 سال تھی، آنگ سان سوچی کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ سٹرگل کی، جیسے جیسے یہ آگے ٹائم گزرتا گیا، تو 1989 میں ان کو قید کیا گیا۔ 1989 میں کیونکہ انہوں نے بہت ساری ایفرٹ شروع کر دی، آوازیں بلند کرنا شروع کی جو کہ ملٹری رول جو تھا اس کے اگینسٹ تھی، تو 1989 سے 2010 تک تقریباً جو ہے یہ وہاں پر قید میں رہیں، اور یہ تقریباً 15 سال کا عرصہ یہ مسلسل قید میں رہیں، اور قید میں ہی 1991 میں ان کو نوبل انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو ساری صورتحال ٹھیک تھی، یہاں تک تو بہت اچھا چل رہی تھی، بہت اچھے طریقے سے یہ چیزوں کو پریزنٹ کر رہی تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے، جو خاص طور پر منارٹیز تھیں، ان کے لیے ایک ہوپ تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ 2011 میں جب ملٹری رول ختم ہوا، ڈکٹیٹرشپ میانمار میں ختم ہوئی، اس کے بعد جب یہ اقتدار میں آئی تو وہی ملٹری جس کے اوپر پہلے یہ الزام عائد کیا کرتی تھی، اسی ملٹری نے ان کے انڈر وہاں پر ایتھنک کلینزنگ جو ہے وہ شروع کی، اور سب سے بڑا اس کا شکار بنے روہنگیا مسلمان۔ اور سب سے بڑا جب تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس وقت تھا جب 2017 میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ریکھانے کے ایک سٹیٹ ہے جو کہ جہاں پر زیادہ تر یہ روہنگیا مسلمان ہے، اور یہ بنگال بے کے بالکل کنارے پر ہے، اور بنگلہ دیش ان کو سب سے قریب لگتا ہے۔ تو 2017 میں جب یہ کریک ڈاؤن کیا گیا اس وقت یہ بذات خود وہاں کی ڈیفیکٹو رولر تھی، تو جب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھی، UN میں رپورٹ ہوئی، پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی تھی، تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جب یہ ان کے اوپر الزامات ICJ میں جب الزامات لگے اور انہوں نے اپنا وہاں پر صفائی دینی تھی ان کے اپنے الزامات کے اوپر، تو جب یہ وہاں پر گئی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ تمام تر جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو یہ ڈیفینڈ نہیں کریں گے بلکہ کرٹیسائز کریں گی، اور جو UN کی ریزولیشنز ہیں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں پر ڈیفینڈ کیا، جس کے بعد سے ان کا جو امیج تھا پوری دنیا میں وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو گیا، اور بالکل مختلف طریقے سے ان کو دیکھا جانے لگا، اور اس کے بعد سے یہ بار بار اس چیز کو ڈیفینڈ کرتی نظر آئیں۔ اب بات کر لیتے کہ روہنگیا مسلمان ہیں کون، اور وہاں پر کتنی دیر سے رہ رہے ہیں، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور آخر میں مسئلہ کیا ہے، اور بعد میں پھر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے کیا یہ ایک روشنی کی کرن کے طور پر سامنے آئے ہیں، یا پھر معاملات مزید خراب ہوں گے آنے والے وقت میں۔ تو روہنگیا مسلمان تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان عرب جو تھے
वो बर्रे सगीर में आए तो अरबों के जब यहाँ पर आए तो जो कोस्टल एरिया था उसके साथ साथ वो वहाँ पर जहाँ पर लंगर अंदाज होते थे तो ये उनके जाने के बाद उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो अरब थे और ये मुसलमान तब से वहाँ पर हैं। लेकिन वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं और वो पूरी जो नेशन है बुद्धिस्ट जो मेजॉरिटी है वो समझते ये हैं कि ये वहाँ के असल शहरी नहीं हैं, इनको शहरी हुकूक भी नहीं दिए जाते, वहाँ का कानून इनको शहरी तस्लीम नहीं करता, बल्कि इनको पनाह गज़ीन या ऐसे कहने के मुहाजिर कंसिडर किया जाता है और कहा जाता है कि ये बांग्लादेश से आए थे, अब इनको वहीं पर जाना है। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में 6 लाख से ज़्यादा सबसे बड़ा पूरी दुनिया में रिफ्यूजी कैंप जो है वो बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों का है। जबकि इसके अलावा जो यूएन की जानिब से बयानात दिए गए, उन्होंने कहा कि अगर कोई टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जेनोसाइड की या एथनिक क्लिनजिंग की तो वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं। मतलब कि अगर आप एज एन एग्जाम्पल जब जेनोसाइड की एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो आप रोहिंग्या के मुसलमानों को एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इनके साथ जुल्म होता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया में अगर वाहिद एक कम्युनिटी की बात करें, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट जिनको किया जाता है तो वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं। अब सूरत हाल ये है कि 2019 में बांग्लादेश की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो मज़ीद रिफ्यूजी जो हैं उनको अपने पास नहीं रखेंगे, उनको वापस भेजेंगे। लेकिन सूरत हाल ये है कि ना उधर इनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही इसके बांग्लादेश के अंदर इनको उस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं। जबकि अगर ICJ की बात करें, UN की बात करें तो उन्होंने इसके ऊपर रूलिंग तो दे दी, इसके ऊपर इंक्वायरी तो 2019 में 2018 में शुरू करवा दी, लेकिन उसके नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके। और अब बात कर लेते हैं कि असल में क्या वाकई ये डिक्टेटरशिप जो है ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जो इस वक्त जिन्होंने जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने ये तमाम तर जो तख्ता उल्टा है वहाँ की हुकूमत का, मिंग ऑंग, ये 2017 में जब एथनिक क्लिनजिंग की जा रही थी, इल्ज़ामात लगे थे, उस वक्त ये आर्मी चीफ थे और उस दौरान ये चाइना के सदर शी जिनपिंग से इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और कहा यह जाता है कि चाइना ने तमाम तर जो सपोर्ट जो है वो ये इनको मिन आंग जो थे इनको उन्होंने अपनी सपोर्ट दी। तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी लीडरशिप में या ऐसे कह लें कि जो आर्मी चीफ थे, जब उन्होंने ये तमाम तर ऑपरेशन किया 270 के करीब बस्तियाँ जो हैं वो उनको आग लगा दी गई और इसके अलावा वहाँ पर 7,000 से 2017 में 7,000 से लोग 700 के करीब वहाँ पर 5 साल की एज से कम बच्चे थे जिनका कत्लेआम किया गया, रेप किए गए, जेनोसाइड किया गया। और उस वक्त चाइना की भी इस आर्मी चीफ को सपोर्ट थी। अब ये आर्मी चीफ जो कि वहाँ का डिक्टेटर बन चुका है तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये वहाँ के मुसलमानों के लिए एक अच्छी चीज़ या अच्छी अलामत के तौर पर देखा जा सके। तो ये सूरत हाल है मुसलमानों के लिए, रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए, कि पहले भी जो सूरत हाल थी उसमें तो ऑलरेडी वो वर्सन किस्म की कैफियत में थे, लेकिन यह है कि अब भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने की पेशगोई कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है, दुआ ये की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इनके लिए आलमी सतह पर UN एटलीस्ट जो है कुछ इक़दाम करे ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिसके बारे में बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए।